बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आज अपोजिशन के शोर शराबे में हुकूमत ने नए साल का बजट पेश कर दिया है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन साथ ही साथ तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफा नहीं किया गया हुकूमत की जानिब से। क्या ये बजट कारोबार दोस्त होगा, अवाम दोस्त होगा? जो टारगेट हुकूमत ने अपने लिए सेट किए वो टारगेट कितने रियलिस्टिक हैं? साथ ही साथ 50,000 की जो शर्त थी ख़रीदारी पर और सेल पर, उसे अब बढ़ा दिया गया है 1 लाख तक। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमाद अजहर आज ऐवान में आइंदा आने वाले साल का बजट पेश कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दूसरा सालाना बजट पेश करना मेरे लिए बड़े एजाज़ और मुसरत की बात है। कुल रेवेन्यू का तखमीना 6,573 अरब रुपए है। आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया गया। कोरोना के तदारक के लिए पैकेज, इस ज़मीन में हुकूमत ने 1200 अरब रुपए से ज़ायद के स्टिमुलस पैकेज की मंजूरी दी है। 150 अरब रुपए 1 करोड़ 60 लाख कमज़ोर और गरीब ख़ानदानों और पनाहगाह के लिए मुख्तस किए गए हैं। 100 अरब रुपए बिजली और गैस के मौखरशुदा बिलों के लिए मुख्तस किए गए। वज़ीर आज़म ने छोटे कारोबार के लिए खसूसी पैकेज दिया, जिसके तहत तकरीबन 30 लाख कारोबारों के 3 माह के बिल की अदायगी के लिए 50 अरब रुपए फराहम किए गए। कामयाब नौजवान प्रोग्राम नौजवानों की सलाहियतों में इजाफा करने के लिए हुकूमत का खुसूसी प्रोग्राम है, जिसके लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाहौर और कराची में वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। ज़रूरी शोबे में रिलीफ पहुँचाने के लिए और टिड्डी दिल की रोकथाम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। इंशाल्लाह GDP ग्रोथ को -0.4% से बढ़ाकर 2.1% पर लाया जाएगा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई 9.1% से कम करके 6.5% तक लाई जाएगी। रेलवे के ML1 मनसूबा और दीगर मनसूबों के लिए 24 अरब रुपए रखे गए हैं और सेहत के इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए 20 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। तालीम के शोबे में इस जिद्दत और बेहतरी के हसूल के लिए 30 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। तहफ़्फ़ुज़ खुराक और ज़राअत यानी फूड सिक्योरिटी के फ़रोग के लिए तरक्याती मनसूबों पर 12 अरब रुपए की रकम खर्च की जाएगी। आम ख़रीदार के बग़ैर शनाख्ती कार्ड की ख़रीदारी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। हम ऐसा बजट पेश कर रहे हैं जिसे रिलीफ बजट कहा जा सकता है, और मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हमाद अजहर कह रहे हैं हम ऐसा बजट पेश कर रहे हैं जिसे कहा जा सकता है कि ये रिलीफ बजट है, लेकिन इसी दौरान हमने ये भी देखा ऐवान में अपोजिशन हुकूमत को पिछले बजट में जो वादे किए गए थे वो दोहराती भी नजर आई, प्ले कार्ड्स भी लहराए गए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। साद रसूल हमें स्काइप से ज्वाइन करें, माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हबीब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। आज का बजट आपकी नज़र में कैसा है एक आम आदमी के लिए? देखिए, एक आम आदमी के लिए सूरत हाल में कोई जौहरी तब्दीली नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ें गैर मामूली तौर पर महंगी हो जाएं या गैर मामूली तौर पर सस्ती हो जाए। जब तनख्वाहें नहीं बढ़ी, ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन के लिए, तो उसका ओनस अब गवर्नमेंट के ऊपर यूँ आ गया है कि गवर्नमेंट अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे, चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ाए ताकि पाकिस्तान में चीज़ें कुछ सस्ती हो सके। मिसाल के तौर पर अगर एग्रीकल्चर बढ़ाते हैं, एग्रीकल्चर आउटपुट बेहतर होती है, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमत कम होगी। इसी तरह अगर हम लाइफ स्टॉक बेहतर बना लेते हैं तो लाइफ स्टॉक के नतीजे में गोश्त, अंडे, मुर्गी की कीमत कम होगी। तो ये वाली चीज़ें हैं, अगर इनको हम प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं तो डेफिनेटली फिर ये जो तनख्वाहें ना बढ़ाने का फैसला है ये जस्टिफाइड लगता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा कोविड के साथ जुड़ा हुआ मसला है वो है जो आपका रोज़गार का प्रॉब्लम ये है कि रोज़गार बहुत सारा बंद हो चुका है। आप देख लीजिए कि प्राइवेट स्कूल्स बंद हैं, होटल्स बंद हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री बंद है। इसी तरह आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो बंद हैं। और फिर एयरलाइन इंडस्ट्री और उससे जुड़ी हुई जो एलाइड इंडस्ट्री जो ज़मीन पे काम करती है वो सारी सर्विसेज बंद हैं। तो उनके लोगों के लिए आपको रोज़गार के या तो उन मौक़े को ठीक करना होगा या फिर उन कुछ ऐसे ऑल्टरनेट मौक़े पैदा करना होंगे जो जहाँ पर वो काम कर सकें। तीसरी बात है कि नए रोज़गार के मौक़े वो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री लगाएं या फिर आप छोटी इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें तो ये सारी सूरत हाल जो रोज़गार की है वो देख रहे हैं कि हम यहाँ पे इस बजट में उसके लिए कुछ ज़्यादा केयर करती हुई गवर्नमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। अगर वो केयर करती तो डेफिनेटली कुछ ऐसा पैकेज देती कि जिसमें हम छोटी सनतों को आगे बढ़ा सकते। तीसरा जो मेरा इस पे है कि
जो मेरा ख्याल ये है कि बजट के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करना बहुत ज़रूरी हो चुका था। और जिसे कहते हैं ना नेवर वेस्ट अ क्राइसिस, हमें इस बहरान ने ये मौका दिया था कि हम अपने बजट को फंडामेंटली कुछ तब्दील कर सकते थे। जैसे हम अपनी पेंशन्स को बजट से निकाल सकते थे, या निकाल ना भी सकते तो हम आइंदा ये कह सकते थे कि आइंदा सरकार में जो भर्ती होने वाले लोग होंगे उनकी पेंशन कौमी खजाने का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि वो एक अलग फंड्स अरेंज किए जाएंगे और उन फंड्स के जरिए ही पेंशन मैनेज होगी। तो हम कम से कम इसको फ्रीज कर सकते थे, वो हमने नहीं किया। इसी तरह हम एक एग्रेसिवली प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम की तरफ जा सकते थे, जो इस बजट में हम जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, ताकि हमारे पैसे हम अंधे कुएं बना रखे हैं PIA की सूरत में, हमने अपनी बिजली की सूरत में, हमने अपने रेलवे की सूरत में, हम इन अंधे कुओं में पैसे डालना बंद कर देते, तो लिहाजा वो भी काम हमने नहीं किया। तो ये एक अभी थोड़ी देर पहले मुजम्मिल ने बड़ी अच्छी बात की थी। मुजम्मिल ने कहा था कि ये बजट पिछले बजट की कार्बन कॉपी है, तो मुझे लगता है कि वाकई ये बात ठीक है, और ये कार्बन कॉपी है और कुछ बुरी कॉपी है। सही। साद आपकी जानिब आएंगे, लेकिन मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुजम्मिल आपकी जानिब आएंगे। साद, हुकूमत कह रही है ये रिलीफ बजट है जो कि हम इस दफ़ा लेकर आए, आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में कैसा रहा ये आज का बजट? देखिए, ये एक ऐसा बजट है जो कि अपनी अनप्रेसिडेंटेड कंस्ट्रेंट्स के अंदर बनाया गया है। यानी कि इस बजट को बनाने के लिए हुकूमत के पास वो तमाम वसाइल अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं थे जो से 3, 4, 5 महीने पहले तक एक्सपेक्टेशन थी कि मौजूद होंगे। हबीब साहब और मुजम्मिल आपको बताएंगे बड़े तफसील से, और हम ये पहले भी बात कर चुके हैं इफेक्टिवली हमारे प्रोग्राम के अंदर भी, कि जैसे ही एक माशी साल शुरू होता है तो साथ ही साथ उस आने वाले माशी साल के बजट की तैयारी आती है। साथ ही साथ ये बात भी शुरू हो जाती है, हर जुलाई के अंदर ये बात शुरू हो जाती है कि आने वाले बजट के लिए हमारे पास रेवेन्यूज कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स कैसे हैं, हमारा ऑनगोइंग प्लान क्या है, हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होगी, हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होगी। इस साल भी जो गुज़श्ता साल गुजरा है, इसमें एक बजट की प्लानिंग चल रही थी जो कि बड़े अरसे से, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, सारी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर भी एक बजट की प्लानिंग चल रही थी जो कि जुलाई से लेके इफेक्टिवली फरवरी तक चली, जो कि कोरोना से पहले की प्लानिंग थी, जो कि कोरोना के हिट होने की वजह से जो 2-3 हमारे मेजर मसाइल आए। सबसे पहले ये कि कोरोना की वजह से हमारे रेवेन्यूज कम हो गए, कलेक्शंस कम हो गई। दूसरा ये कि कोरोना की वजह से हमारी जो एक्सपेंडिचर की प्रेफरेंसेस हैं, हमें हेल्थ केयर में कितना देना है, पब्लिक रिलीफ में कितना देना है, वो भी सडनली ओवरनाइट इफेक्टिवली चेंज हो गई। तो जो प्लानिंग इफेक्टिवली बजट की किसी भी हुकूमत ने फरवरी से पहले की हुई थी, वो फरवरी के बाद के टाइम पीरियड के अंदर एक इमरजेंसी के अंदर इफेक्टिवली चेंज करनी पड़ी, और नए खदोखाल के तहत कि अब रिकवरीज नहीं हो रही या टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, इकॉनमी का पहिया उस तरह नहीं चल रहा, इसके तनाज़ में एक नया बजट बनाना पड़ा। आज सुबह के मैं BBC और CNN भी देख रहा था, तो आज सुबह के जो इंटरनेशनल नंबर्स हैं, अगर हम उनसे भी थोड़ा सा कंपेयर कर सकें, तो आज सुबह ब्रिटेन ने अनाउंस किया कि ब्रिटेन की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं वो रिकॉर्डेड तारीख के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इस वक्त सबसे ज़्यादा है। अमेरिका ऑलरेडी पिछले हफ्ते ये अनाउंस कर चुका है। ये भी कहा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स जो हैं वो 25% के करीब जाके, यानी कि 1/4 ऑफ द ब्रिटिश पॉपुलेशन जो तकरीबन एम्प्लॉयड थी वो अब एम्प्लॉयड नहीं होगी। तो ये ग्लोबल क्राइसिस है। ये बजट मेरे ख्याल में रिलीफ बजट नहीं, इसको मुजम्मिल भी बेहतर बताएंगे कि ये रोलिंग बजट है। इसके अंदर आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि थोड़ा सा मजीद कुछ चेंजेस होंगे डिपेंडिंग ऑन के कोरोना कैसे सेटल होती है, लेकिन ये एक इमरजेंसी बजट मुझे ज्यादा नजर आया, ये कोई रिलीफ बजट पर से नहीं नजर आया। सही। अच्छा मुजम्मिल, साथ को लगता है कि ये कोई रिलीफ बजट नहीं है। इस बजट में आपको क्या लगता है, क्या ये कारोबार दोस्त बजट कहला सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास बजट से पहले एक्चुअली बजट आ चुका हुआ है। कारोबार से रिलेटेड बात करूंगा। आज तो पेंशन और तनख्वाहों वालों का फैसला होना था। बजट से पहले इस तरह बजट आ गया था, जब कोरोना आया तो गवर्नमेंट ने एक स्टिमुलस पैकेज का अनाउंस किया जिसमें स्टेट बैंक की भी मदद ली गई, और ख़ुद गवर्नमेंट ने जैसे बिजली के बिल माफ़ कर दिए थे कारोबारियों के लिए। इसके अलावा सेल्स टैक्स रिफ़ंड जो है बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि ख़ुद कारोबारी इस वक्त जो एक चीज़ है,
आज आपने अभी देखा होगा कि हमेशा बजट के फ़ौरन बाद आप लोगों के कैमरे भी चैम्बर्स में चले जाते हैं। मेरे सामने भी आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, 6 अलग अलग टीवी चैनल्स हैं, किसी एक का कैमरा जो है चैम्बर्स पे नहीं गया और कोई कारोबारी बंदा जो है आके चीख चिल्ला भी नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि एक तरीके से उनको एक तसल्ली तो ये है कि नया टीका नहीं लगा। और जो है बजट से पहले ही जो गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिए थे उसको कैरी ऑन कर रहे हैं पोस्ट बजट। वो एक अच्छी चीज़ ये है, लेकिन मैं आपको साथ साथ और एक बुरी चीज़ भी बताता हूँ इनकी। वो क्या? हमारी ना देखें, गवर्नमेंट एक तरफ जब पॉलिसी बनाती है टैक्स रिलीफ देने की, दूसरी तरफ एफबीआर वाले को जो है वो मजबूर करती है कि तुम्हें ये टारगेट मुझे ला के देना है। अच्छा, जब एफबीआर वाले को मजबूर करती है कि ये वो टारगेट लेकर आना है तो वो फिर हैरेस करता है लोगों को। आपके सामने एक अभी जिंदा मिसाल बैठी हुई है। मुझे कोई 2014 में कह रहे हैं कि उन्होंने एक नोटिस भेज दिया और अभी 15 दिन बाद वो बार्ड होना था, टाइम ऑफिशियली बार्ड। पहली दफ़ा उसका ऑडिट नोटिस भेजी और कहा कि 1 हफ्ते में ये सारे कागजात जमा करा दें। अच्छा, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, करा देते, हम तो टैक्स वैसे ही भरते हैं। लेकिन मुझे एक और वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013-14 का जो आपको नोटिस आया ऑडिट का, उसको ख़त्म कर दिया हुआ है 2017 दिसंबर से। अब कोई आपको इनकम टैक्स वाला नहीं भेज सकता। तो ये जो हरेसमेंट करते हैं, तो ये मैं इस पॉइंट को इस तरह ला रहा हूँ कि जो मुझे डर है कि इस साल तनख्वाहें नहीं बढ़ी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिश्वतें बढ़ जाएं और बेईमानी बढ़ जाए और हरेसमेंट बढ़ जाए, क्योंकि देखें काम तो सबने अपने घर के चलाने ही है। बिल्कुल। तो ये साइड ऑफ द स्टोरी को भी हुकूमत को देखना पड़ेगा। सही। मोहम्मद सुहेल से मैं एक जी, बात जी। पूछना चाह रहा हूँ। मोहम्मद से सुहेल साहब, अभी मैं आपका देख रहा था, आपकी जो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ है उसने जो अभी आपने इमीडिएट परसेप्शन जारी किया है, उसमें आप कह रहे हैं कि जो टैक्स का बजट, टैक्स का हदफ है वो बहुत ऊंचा है। तो क्या आपको लगता है ये कहाँ तक रियलिस्टिकली हो सकता था, और ये अगर ऊंचा है तो क्या आगे चलते हुए हम इसको मजीद कम करेंगे या हरास करके टैक्स निचोड़ लेंगे? देखें, अगर टैक्स लगाए जाते तो कुछ उम्मीद भी होती। टैक्स लगाए नहीं गए हैं और 1100 अरब का ना सिर्फ टैक्स टारगेट बढ़ा के बताया गया है, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जो पिछली दफ़ा वन टाइमर्स थे, स्टेट बैंक का प्रॉफिट था और टेलीकॉम का लाइसेंस ऑक्शन था, उसको भी उसी लेवल पर रखा गया है। तो मेरे हिसाब से तो ये 800 अरब से टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा है, 400 अरब से नॉन टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा है। तो 1200 अरब जो तकरीबन 2 से 3% बनता है फिस्कल डेफिसिट, इनके ऑफिशियल अंदाजे से बढ़ जाएगा 9 से 10%, जो बहुत ही तबाहकुन है। देखिए, सारे चैम्बर वाले और दूसरे लोग, सबका सेल्फ इंटरेस्ट होता है, सब यही कहेंगे कि ना रिलीफ भी हो और टैक्स भी ना रखे। यार, हुकूमत चलाने के लिए और रिलीफ देने के लिए पैसों की ज़रूरत है। आइडियली होना ये चाहिए था कि इस बजट टैक्स लगना चाहिए था, अमीरों पे टैक्स लगना चाहिए था, बहुत ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए था। जो अरबों रुपए अभी भी कमा रहे हैं, जो 30% दे रहे हैं, उसको 50% देना चाहिए था। जो बड़ी गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं उनको टैक्स लगना चाहिए था। जो नेशनल सेविंग में अरबों रुपए के हुकूमत को 13% पर लैंड कर रहे हैं और उस पर उनका 10 या 15% टैक्स है, जिसको शब्बर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाया था, उसको और बढ़ाना चाहिए था। और वो पैसों को अवाम पर, बेरोजगारी पे, कोरोना से मुतासिर अफराद पे खर्च करना चाहिए था। अब चक्कर ये कि हम हुकूमत पे प्रेशर डालते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि आपने टैक्स नहीं लगाया, तो जब टैक्स लगेगा नहीं तो फिर हुकूमत स्पेंड भी नहीं करेगी। सोहेल साहब, ये बताइए, बज़ाहिर मुझे लगता है कि बहुत डिसअपॉइंट। जी सोहेल साहब, जरा ये भी बताइएगा कि जो आम आदमी के समझ के अंदर आने वाली बात है, जो आपने बात की है तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि हमें इंटरनेशनल डेट पेमेंट्स में कुछ रिलीफ मिला है, जो कि सिर्फ हमें नहीं मिला बल्कि तमाम दुनिया को की डेवलपिंग नेशंस को कुछ हद तक रिलीफ मिला है उन रीपेमेंट्स में जो हमने अपने टैक्स से कलेक्टेड, जो हमने टैक्स से पैसा कलेक्ट करना था और इंटरनेशनल रीपेमेंट्स करनी थी, अब वो नहीं करनी पड़ेंगी या उनमें से कुछ शायद नहीं करनी पड़ेंगी। इसका कितना इम्पैक्ट आएगा? क्या इसकी वजह से जो रिडक्शन है टैक्स के अंदर, क्या वो उसके बाद नॉन पेमेंट इंटरनेशनल डेट रीपेमेंट ना करने की वजह से क्या हमारा रिड्यूस्ड टैक्स भी काफी होगा मुल्क को चलाने के लिए, कुछ रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए?
नहीं, तो डेट रीपेमेंट का टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है ना। अगर आपने इंटरनेशनल डेट रीपेमेंट नहीं की तो आपको वो रिसोर्सेज जो है वो लोकल यूज आप किए जा सकते हैं। मगर देखें, आपका फिस्कल डेफिसिट तो वही रहेगा। आपको तो फिस्कल डेफिसिट कम करना था। अगर आपने फिस्कल डेफिसिट 3.5 ट्रिलियन का रखा है तो 4.5 ट्रिलियन होगा। तो आपने अगर वो इंटरनेशनली बोरो करना था, वहां से आपको रिलीफ मिल गया तो आप लोकली बोरो करोगे। हुकूमत ने खुद अपने बजट में 3 गुना ज्यादा बैंक बोरोइंग रखी है। तो अगले 1 साल तक कोई बिजनेस तो वैसे ही नहीं चलेगा, क्योंकि सारा पैसा तो हुकूमत ही बोरो कर ले। जी 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 मुज़म्मिल सोहेल भाई, एक चीज़ जो आप जो बजट में देख रहे हो, मैंने एक चीज़ और नोट की है, 2 चीज़ें नोट की है। एक ये कि गवर्नमेंट ने इस साल भी जो सूद की अदायगियों की मद में जो पैसे रखे हैं वो 2,900 अरब रुपए रखे हैं, और पिछला साल जो हमने क्लोज़ किया है वो 2,700 अरब था। अब शरह सूद 5.25% से कम हुई है। हम एज्यूम करते हैं कि अब और नहीं कट होता, ये 5.25% ही। मेरे हिसाब से ये जो 2,900 अरब रुपए जो इन्होंने रखी है, ये ज़्यादा रखी है। इतना सूद में मत की अदायगी नहीं होनी चाहिए। ये सोहेल भाई, आपसे एक कमेंट इस पे लेना चाह रहा हूँ मैं, मेरा अपना ओपिनियन दे दिया मैंने। दूसरा ये कि जो एक मैंने चीज़ देखी, जो हमारे करंट एक्सपेंडिचर है हमारे, वो 1,000 अरब से पिछले साल के मुकाबले में कम हो रहे हैं। उसको मैंने डिटेल से चेक किया। पिछले साल के खर्चे उन्होंने बराबर रखे, उसमें कमी नहीं की। ये कह रहे हैं कि 1,200 अरब रुपए जो हमने फॉरेन लोन की अदायगी करनी थी, वो करंट एक्सपेंडिचर में उन्होंने ज़ीरो दिखाया कि अगले साल हमने कोई फॉरेन लोन, जो 7 बात कर रहे थे अभी, वो नहीं कर रहे। तो एक ये जो 1,200 अरब रुपए की विंडो और ये जो सूद, हम इस चीज़ को भी देखें तो इससे क्या बजट में कुछ रद्दोबदल नज़र आता है? देखें, इन्होंने दोनों नंबर्स में गलती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस 2900 अरब नहीं होगा, यहाँ से 200-300 अरब कम होगा। मगर दूसरे तरफ मुज़म्मिल भाई ये इशारा कर रहा है कि बेतहाशा बैंक बोरोइंग होगी। हुकूमत पाकिस्तान क्राउड आउट कर देगी सारे बिजनेसेस को। इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस नहीं होंगे। नेशनल सेविंग से, हर जगह बॉन्ड से, प्राइस बॉन्ड से, हर जगह से पैसा लिया जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने इंटरेस्ट एक्सपेंस को ज़्यादा फोरकास्ट किया है, और मैं सही एक्सेप्ट करता हूँ कि ज़्यादा है। दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल रीपेमेंट नहीं करनी है, हमें तो डेट रोल ओवर $1.8 बिलियन का मिला है, जो हार्डली कोई 300 अरब रुपए बनता है। तो ये 300 अरब रुपए की बचत होगी जो उन्होंने फोरकास्ट किया है। जो आपने बिल्कुल सही कहा कि 1,000 अरब की जो सेविंग है, मेजॉरिटी फॉरेन रीपेमेंट्स है, वो भी मुझे अंडरस्टेटेड लग रही है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये थ्योरेटिकल बजट है ना, इसको आप रिलीफ बजट कहेंगे ना इसको आप इंडस्ट्री फ्रेंडली बजट कहेंगे। ये थ्योरेटिकल बजट है, तकरीबन 1,200 अरब रुपए से आउट हो जाएगा। मुज़म्मिल भाई, हफीज़ पाशा साहब और दीगर जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको आपने भी शायद सुना होगा, वो कहते हैं कि ये रोलिंग बजट है, कि इफेक्टिवली ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि इससे क्या मकसद है कि रोलिंग बजट है। क्या ड्यूरिंग द ईयर हम डिपेंडिंग ऑन के कोरोना के एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, उसके इकोनॉमी पे इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या ये रिवाइज होता रहेगा? एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए साल के लिए कि क्या ये हतमी है, अब हम अगले जून में इसको रीएडजस्ट करेंगे, या इसके दरमियान में भी हमें रीएडजस्टमेंट्स देखने को मिलेंगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये जो हमारा साल गुजरा है, ये मेरे ख्याल से जब से मैं मईशत को देख रहा हूँ, इसमें जो है कोई हमारा मिनी बजट नहीं आया था। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अक्टूबर या सितंबर में एक मिनी बजट आएगा, क्योंकि अभी हबीब साहब ने जो बात की है वो मैं कल से कर रहा हूँ। ये बात, आपका लॉकडाउन खुला है लेकिन आपकी अभी भी बहुत बड़ी मईशत का हिस्सा बंद है, जैसे शादियां बंद है, स्कूल्स बंद है, बहुत सारी चीज़ें बंद है। हुकूमत को इस वक्त कैसे तखमीना लगा दिया कि उसको 4,900 अरब रुपए मिलेंगे। तो वो जो चीज़ जो रोलिंग बजट का सब कह रहे हैं, जो हमारी तजवीज़ भी थी कि हुकूमत जो पिछले साल का बजट है उसी को अनाउंस कर दे, उसमें रद्दोबदल ना करें, और हुकूमत काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हो गई है। सही, ठीक है मुज़म्मिल, आपका पॉइंट आ गया। हबीब साहब, ये जो हुकूमत ने, जी ठीक है, अच्छा हबीब साहब, ये जो हुकूमत ने अपने लिए टारगेट सेट किए हैं, ये कितने रियलिस्टिक हैं? क्योंकि इस पर भी कुछ लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं हुकूमत को कि बड़ा कम टारगेट अपने लिए रखा है। देखिए, टारगेट्स ये हैं कि गवर्नमेंट को अपने ऊपर, शायद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का भरोसा भी कम हो गया है।
उसकी वजह यह है कि पहले जब आए इमरान खान साहब, तो इमरान खान आपको याद होगा कि वो कहा करते थे कि मैं पाकिस्तान से 8,000 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट करके दिखाऊंगा, मैं पाकिस्तान के अंदर 200 अरब डॉलर बाहर से लेके आऊँगा। ये सारी चीज़ें थी जो वो मईशत के हवाले से कहा करते थे। और फिर उसके साथ ही ये कहा करते थे कि जनाब ये जो जब डॉलर ऐसे होता है तो दरअसल हुकूमत चोर है। हुकूमत में आने से पहले की बात ये हुकूमत में आने से पहले थी। ये थी उनकी नाइविटी आप उसे कह लें, या उस वक्त के सियासी हालात थे जिसके मुताबिक उन्होंने अपना एक नैरेटिव बनाया था और उस नैरेटिव पे उन्होंने वोट लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने हुकूमत संभाली तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये मामला मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है। उन्होंने वो सारे काम किए जो अपने पॉलिटिकल नैरेटिव का उन्होंने हिस्सा करके कहा था कि मैं नहीं करूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, IMF के पास गया, मैं दुनिया से लोन नहीं लूंगा, दुनिया के पास स्पेशली गए कि जाके हमें लोन दे, मैं कर्जे नहीं मांगूंगा, कर्जे माफी करने की आवाज सबसे पहले पाकिस्तान के वजीर आजम ने उठाई। तो और उसके साथ साथ फिर जब टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं कर सके, रोजगार के मौके उस तरह पैदा नहीं कर सके, तो दरअसल इमरान खान जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं वो अपनी उस गैर मौसर होने की वजह से कि उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करनी थी वो नहीं कर पाए। उन्होंने एक हमें इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी देनी थी, नहीं दे पाए। उन्होंने हमें उन्होंने कहा था कि मैं दुनिया से एक्सपर्ट्स लेके आऊंगा, जो एक्सपर्ट्स लेके आए वो यहाँ पर नहीं चल पाए और हमें उनका ग्राउंड पे अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे में से कोई एक चीज़ भी अमल में आती हुई नज़र नहीं आती। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत का जब ये तजर्बा हुआ है 2 साल का, ये अब उनका दूसरा बजट है सालाना, तो उन्हें अब लगता यह है कि अब शायद रियलाइजेशन का फेज़ आ गया और रियलाइजेशन से आगे बढ़ के शायद थोड़ा सा खौफजदा हो गए हैं कि हमने इतने मार्जिन से नंबर्स मिस किए हैं, तो हम आइंदा ये इसको पॉलिटिकल बर्डन अपना ना बनाएं। सही। साथ यही वजह होगी हुकूमत नहीं चाह रही कि हमने इतना मार्जिन पहले भी मिस कर दिया तो हम नंबर्स ही इतने कम रखें कि चलो वो ना सही उसके करीब तक अचीव कर लें। देखिए, जो बात हबीब साहब ने की, मैं इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि इमरान खान साहब के वादों में और उनकी परफॉर्मेंस में बड़ा तजाद है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है, और मैं इस पे अपनी ओपिनियन देते हुए सुहेल साहब से और मुज़म्मिल साहब से इस पे ओपिनियन लेना चाहूँगा कि हमें जो इफेक्टिवली सेल किया गया था खान साहब की बहुत सी चीज़ों के ऊपर, जहाँ पे टैक्स कलेक्शन की बात हो रही थी, रेवेन्यू जनरेशन की बात हो रही थी, दीगर बहुत से पॉलिटिकल वादे थे, उस पर सुहेल साहब जो सेल किया गया था वो ये था कि एक बड़ा फैसेट टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का, बढ़ाने का ये था कि FBR की रिस्ट्रक्चरिंग होगी। इसके ऊपर कुछ काम करने की कोशिश की गई, कुछ नहीं की गई, दरम्यान में रोड़े पाए गए, फिर उसमें तंजीमें शामिल हो गई, लोगों ने स्ट्राइक्स कर रिस्ट्रक्चरिंग हो नहीं सकी। साद आपकी जानिब दोबारा आएंगे, आपकी आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्शन हो रही है। मुज़म्मिल असलम और मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, साद का सवाल आपने सुन लिया? अगर सुन पाए तो उसको रिस्पॉन्ड कर दें। बिल्कुल, मैंने सुन लिया है। उनका फोकस था FBR की रीस्ट्रक्चरिंग पे और वहाँ जो करप्शन होती है और वहाँ जिससे जो पोटेंशियल है, ये बिल्कुल इस हुकूमत का नारा था और उसने शुरू में कुछ मेहनत भी की और सबसे बड़ा अचीवमेंट तो उन्होंने शब्बर जैदी साहब को अपॉइंट करके किया। देखिए, पिछले बजट में और इस बजट में जिस तरह आपने कहा, हफीज शेख साहब ने कहा कि रोलिंग बजट है, मगर पिछले और इस बजट में एक बहुत बड़ा फर्क है कि शब्बर जैदी साहब ने किए। पिछले बजट में अगर रेवेन्यू ग्रोथ उन्होंने रखी थी बहुत ज़्यादा, तो हम कह रहे थे इसके बावजूद 800 अरब 700 अरब अचीव हो जाएगा, क्योंकि शब्बर जैदी साहब ने टैक्स लगाए थे, अमीरों पे टैक्स लगाए थे, शब्बर जैदी साहब ने न्यू एरियाज पे टैक्स लगाए थे। तो मेरे ख्याल में वो रिफॉर्म प्रोसेस इस हुकूमत ने ज़रूर शुरू किया था, मगर जब शब्बर साहब गए तो वो दफन हो गया है। अभी कोई रिटेल पे टैक्स नहीं है, कोई ID कार्ड की कंडीशन नहीं है और सारे जो डॉक्यूमेंटेशन की ड्राइव थी वो धरी की धरी रह गई है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह पिछली जो 2 हुकूमतों में हुआ है, लॉबीज़ की वजह से या स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटी की वजह से या दूसरे माफियाज की वजह से जो टैक्स की जो एफिशिएंसी और उसको रिस्ट्रक्चर करने की जो एफर्ट की जाती है, उसको खामोश कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। सही। अच्छा मुज़म्मिल, एक और मामला, हुकूमत ने इस दफ़ा टैक्स तो नहीं बढ़ाए, लेकिन क्या हुकूमत के पास ये ऑप्शन भी थी कि जो मौजूदा टैक्स है उसमें कुछ कमी कर लेती? क्योंकि पहले ये बड़ा शिकवा आता है अवाम की जानिब से कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं हुकूमत ने।
देखें टैक्सेस में कमी कुछ है, जो इन्होंने जो है विद होल्डिंग टैक्स को भी जो है रैशनलाइज किया है, फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ जो है जो एक्सपोर्ट के रॉ मटेरियल्स हैं उसको भी रैशनलाइज किया है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसको भी रैशनलाइज किया है। अगर ऑन द बैलेंस देखें तो टैक्सेस में नुमाया कमी की है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक मुख्तलिफ इस वक्त मैं और इस चीज़ को रिस्पेक्ट भी दूंगा कि तमाम मेरे कुलीग जैसे सुहेल भाई हैं और भी लोग हैं, हर आदमी कह रहे हैं कि ये 4,900 अरब रुपए नामुमकिन है टैक्स कलेक्शन में अगले साल। अच्छा, मेरा इसमें ओपिनियन थोड़ा सा इस तरीके से अलग है कि फरवरी पे जब IMF आया था तो हमने IMF को कहा था कि आप इसको 5,500 अरब से कम करके 4,800 अरब रुपए कर दें, और उस वक्त जिस रफ्तार से हम चल रहे थे उस रन रेट से मुझे लगता है अगर ये कोविड ना होता तो हम जो है 4,500 4,400 अरब पे पहुंच जाते। तो अगर हम फ़र्ज़ करें कि कोविड को हटा दें, अगर हम 4,400 अरब रुपए इस साल क्लोज़ करते तो हमारी देखें अगले साल जो है GDP और इन्फ्लेशन की हम फोरकास्ट कर रहे हैं मिला के 10%, तो वो 10% अगर कोई नया टैक्स नहीं भी लगाएं तो हमारे 10% से टैक्स बढ़ना चाहिए। उस हिसाब से ये टारगेट रियलिस्टिक है 4,900 अरब रुपए का, लेकिन उसमें शर्त एक ही है कि आपकी मईशत खुल जाए। जी सुहेल साहब, आपको मईशत पूरी खुल जाए। हाँ नहीं, फिर मईशत पूरी खुल जाए, मगर जो धचका लगा है कोरोना का आप उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? आप कहें कि मैं कोरोना को भूल जाऊं, ये कैसे हो सकता है? कोरोना को कैसे भूल सकते हैं आप? 10 तजियाकार को फोन कर लीजिए, मुजम्मिल भाई आपको अकेले मिलेंगे जो कहते हैं 4900 मिल हो जाएगा। मैं तो इस पे कोई शर्त भी लगा सकता हूँ, कोई ऑड्स भी दे सकता हूँ। सोहेल साहब, इसके अंदर नॉन टैक्स रेवेन्यू की क्या पॉसिबिलिटी है? क्या पॉसिबिलिटी है कि ऐसी नॉन टैक्स रेवेन्यू का आप देखें, पिछले साल इनको लॉटरी लगी थी स्टेट बैंक के प्रॉफिट से। सुहेल साहब, ब्रेक के जाने बढ़े, जो सवाल आपसे साद ने किया उसका जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। मोहम्मद सुहेल और माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद सुहेल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले साथ के सवाल पर नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात आप कर रहे थे, उसे कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, नॉन टैक्स रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा फायदा हो गया हुकूमत पाकिस्तान को पिछले साल। क्या इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहे थे तो स्टेट बैंक का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इतनी ज़्यादा बढ़ावट हमने कभी देखी नहीं। और एक जो टेलीकॉम का लाइसेंस जो सेल किया था उससे बहुत बड़ी अमाउंट आ गई थी जो इस साल नहीं होगी। तो जो इस साल जो उन्होंने बजट किया है, मुझे लगता है कम से कम 200-300 अरब रुपए ज़्यादा बजट किया है जो अचीव नहीं होगा। तो अगर कुछ प्राइवेटाइज कर दिया जाए जी, प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड्स जो हैं वो फाइनेंसिंग में आती हैं, वो यहाँ पे नहीं आती हैं। तो इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि 200-300 अरब नॉन टैक्स रेवेन्यू में बजट से शॉर्ट होगा और 700-800 अरब ये टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टेज होगी। तो ये 1100-1200 अरब का शॉर्टेज है। और जो मुजम्मिल कह रहे थे कि अगर कोविड ना होता और अगर अब नॉर्मल आ जाते, यार दुनिया में 100 साल के बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है वो उसको कह रहे हैं कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये ग्रेट लॉकडाउन है। अभी हम इसको फरामोश कैसे कर सकते हैं? और अगर ये पूरा खोल भी दे, कल को स्कूल्स भी खुल जाएं, कल को रेस्टोरेंट भी खुल जाएं, कल को मस्जिदें भी खुल जाएं जो खुल चुकी हैं, तो यार लोगों के पास पावर नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कोई खर्च नहीं करेगा। जब कंजम्पशन नहीं करेगा तो टैक्स नहीं बढ़ेगा। मैं दोबारा यही कहूंगा कि इस बजट में अमीरों पे टैक्स लगाने चाहिए थे। टोबैको, इलिसिट टोबैको से 50 अरब रुपए का टैक्स लगाना चाहिए था। बहुत सारे सेक्टर्स हैं उनका टैक्स रेट 30 से 35% करना चाहिए था। और वो जो आमदनी होती वो फिर स्टिमुलस के जरिए पब्लिक को दी जाती है, जो इंडिया ने दी है, जो बांग्लादेश ने दी है, जो दूसरों ने दी है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। हमारी हुकूमत के पास पैसे नहीं है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टैक्स भी ना लगे और हुकूमत जो है वो फलाही काम भी करे। सही। अच्छा मुजम्मिल, अगर मैं रबाब आपकी इजाज़त, मुजम्मिल, ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू वाली बात है, इसके अंदर जिस तरह अभी हबीब साहब ने मेंशन किया एक प्राइवेटाइजेशन वाली बात, और आपने देखा कि कुछ जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं इफेक्टिवली उनको वन टाइम पेमेंट के थ्रू, इन पर्टिकुलर स्टील मिल को वन टाइम पेमेंट के थ्रू जो पे ऑफ किया जा रहा है, जो कि अब रिकरिंग लॉसेस नहीं होंगे, इनका कोई इम्पैक्ट आएगा बजट पर्सपेक्टिव में? जरा वाज़ेह कीजिएगा। देखें, अभी अगर आप इसको सब्सिडी के चैप्टर पे चले जाएं तो हुकूमत ने 150 अरब रुपए से सब्सिडी भी कम की है। तो अब ये भी एक
हो सकता है कि सोहेल भाई कहे कि ये 150 अरब रुपए सब्सिडी भी हुकूमत नहीं काट सकेगी, इनको देना पड़ेगा। अभी तो हम इन नंबर्स पे बात कर रहे हैं कि क्या दिया है। अब वो सब्सिडी जो है उन्होंने पावर पे भी कम की है, कराची इलेक्ट्रिक की जो है सब्सिडी जो है उसको भी इस साल कम किया है इन्होंने, ठीक है। अब वो सब्सिडी की शक्ल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं हुकूमत ने कम की हैं, बाद में हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर पड़े और सब्सिडी अपनी जगह पे आ जाए। अच्छा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में ना इस साल भी स्टेट बैंक में कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा था। पिछले साल मैंने आपको बताया था कि लॉस हुआ था, तो इस साल 800 अरब रुपए। अच्छा, मैं जितना स्टेट बैंक को अभी करंट टीम को समझाऊं, ये जो 650 अरब रुपए का उन्होंने दिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपनी तरफ से नंबर नहीं डाला, ये बाकायदा इन कंसल्टेशन विद स्टेट बैंक है। और स्टेट बैंक रिलेटिवली जो है थोड़ा सा, अभी जो करंट टीम है वो बड़ी डाटा ड्रिवन टीम है, वो हवाई फायर नहीं मारती। तो हो सकता है 650 ना हो, 600 हो जाए, हो सकता है 750 भी हो जाए। दूसरी चीज़, नॉन टैक्स रेवेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप ये देखें कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है उसको, हालांकि पहले नॉन टैक्स रेवेन्यू में होता था, उसको टैक्स रेवेन्यू में डाल दिया, वो 250 अरब से 450 अरब पे ले गए। इसके अलावा आपको जो रॉयल्टीज़ मिलती है अलग अलग, LNG पे, गैसेस पे, फिर इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटीज़ है, फिर आपका अगर ये देखें रियल स्टेट पे जो पैकेज आया है, हो सकता है कि इसमें हम देखें कि रियल स्टेट, जो मेरी प्रेडिक्शन भी है कि इस साल का जो बेस्ट एसेट होगा वो रियल स्टेट होगा, लो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। हो सकता है कि आपके कहने का मतलब है ये जो पैकेज रियल स्टेट के लिए दिया गया है, ये जो टैक्सेस में कुछ रद्दोबदल की गई है, ये रियल स्टेट के सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा, फ़ायदा भी पहुंचाएगा और गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी मिलेगा वहाँ से, नॉन टैक्स रेवेन्यू। कि ये रियल स्टेट ऐसी चीज़ है जिससे सूबों को भी मिलता है स्टैम्प ड्यूटी की शक्ल में। तो बहुत सारे, अच्छा फिर डिविडेंड है, गवर्नमेंट के जो जितने भी इदारे हैं उससे डिविडेंड इनकम भी अगले साल इन्होंने ज़्यादा प्रोजेक्ट किया है। तो वन ऑफ कोई भी प्रोसीड कहीं से भी आ सकती है। सही, आप कह रहे हैं कि ये जो रद्दोबदल की गई है ये फायदा पहुंचा सकते हैं रियल स्टेट सेक्टर को। मोहम्मद सोहेल से सवाल करेंगे। सोहेल साहब, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये जो ज़राअत के लिए हुकूमत ने पैकेज मुख्तस किया है 10 अरब रुपए का, ये ज़राअत के लिए पैकेज कैसे है? देखिए, 2-3 पैकेजेस, जिस तरह मुजम्मिल ने कहा था कि काफ़ी चीज़ें बजट से पहले हो गई थी, जिसमें कंस्ट्रक्शन का पैकेज था, जिसमें ये एग्रीकल्चर पैकेज था। तो ये तो उसी हुकूमत के पैकेज का हिस्सा है जो हुकूमत ने आई थिंक बड़ा टाइमली अनाउंस किया था, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, फार्मर, वहाँ भी इनकम लेवल बहुत कम होती हैं। तो जब स्टिमुलस देना है आपको गरीबों को, तो उसमें फार्मर एक ऐसी कैटेगरी है जिसको स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। तो अब ज़राअत के लिए ऑलरेडी हुकूमत ने बजट से पहले ये अनाउंस कर दिया था। एक तो 400 रुपये से यूरिया की प्राइस कम की थी, और दूसरी जो उन्होंने चीज़ की थी, जो जिसकी इम्प्लीमेंटेशन रहती है, इन्होंने स्क्रैच कार्ड शुरू किया है कि जो भी फार्मर यूरिया की या DAP की बोरी खरीदेगा उसमें एक कार्ड निकलेगा और वो कार्ड फिर इनकैशेबल होगा। तो मेरे ख्याल में ये सब्सिडी बिल्कुल जायज़ है, ये होनी चाहिए। और मैं अगेन रिपीट करूंगा कि मैं यही कहता आ रहा हूँ कि हुकूमत अमीरों से पैसे लेके गरीबों को सब्सिडी दे, डायरेक्ट सब्सिडी दे। बल्कि मेरा तो ये था कि हुकूमत शायद PDL को बढ़ा देना चाहिए। जो PDL 30 रुपये है वो शायद 35 रुपये कर देती हुकूमत, या 40 रुपये कर देती, क्योंकि पेट्रोल पे अगर हुकूमत टैक्स कम करती है या पेट्रोल सस्ता करती है तो वो मोटरसाइकिल वाले के लिए तो सस्ता मिलता है, मगर लैंड क्रूजर के लिए भी सस्ता हो जाता है। इसके लिए बेहतरीन तरीका जो दूसरे मुल्कों में किया गया है, हमें फ़ख्र नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान में एशिया में सबसे कम पेट्रोल की कीमत है। हमें पेट्रोल की कीमत को रियलिस्टिक रखना चाहिए और टैक्स बढ़ाना चाहिए था, और वो जो आमदनी आती वो फिर डायरेक्ट सब्सिडीज़ के तहत या फार्मर को दी जाती, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दी जाती, या जो इमरान खान का जो एहसास प्रोग्राम है 12,000 रुपये जो दिए जा रहे हैं 1.5 करोड़ लोगों को, उसको 2.5-3 करोड़ रुपए किया जाता। तो मेरे ख्याल में ये अगर तरीका किया जाता तो शायद जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है कोरोना का जिन लोगों को, उस तक पैसे पहुंच जाते। सही। अच्छा, मुज़म्मिल असलम साहब, इंतज़ामी तौर पर आप क्या देख रहे हैं? बजट तो पेश कर दिया गया, इसे इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है एज इट इज़? द बिगेस्ट क्वेश्चन, देखें, बात यह कि ये बजट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं, सऊदी अरब ने दिसंबर में उनका बजट आता है। उन्होंने ये क्राइसिस के, कोविड के बाद और ऑयल क्राइसिस के बाद उन्होंने क्या किया कि अपनी तमाम जो उन्होंने एडिशनल अलाउंसेस थे सरकारी लोगों के, वो ख़त्म कर दिए, वैट को बढ़ा दिया, ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया,
हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है दुनिया में एक्सेप्शनली तौर पे हो रही हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमने ये तजर्बा पिछले सालों में करके देखा, जब हमने ज़्यादा टैक्स की शरह की तो दो चीज़ें हुई। एक तो ये हुआ कि लोगों ने कारोबार करना पाकिस्तान में मुफीद नहीं समझा, कारोबार छोटे कर लिए, या स्मगलिंग हुई। पाकिस्तान में जब तक टैक्स इन्फोर्समेंट सही ना हो, ज़्यादा टैक्स जो है ना मईशत के लिए नुकसानदेह है। और ये एक वेलकम स्टेप है मेरे हिसाब से कि इन्होंने इस दफ़ा कम से कम टैक्स की शरह को बढ़ाया नहीं है। इसको अब देख लेते हैं कि ये आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा होता है कि नहीं होता। मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा टैक्स आर्बिट्राज जितने कारोबारी हैं, ये अपने प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल से नहीं कमाते, या ये प्रोटेक्शन से कमाते हैं या टैक्स आर्बिट्राज से कमाते हैं। अभी बजट से पहले ये टोबैको वाले एक मुहिम चला रहे थे, वो जो दूसरा इलिसिट टोबैको वाले वो एक मुहिम चला रहे थे, कारों वाले अलग मुहिम चला रहे थे, स्टील वाले अलग मुहिम, सीमेंट वाले अलग मुहिम चला रहे थे। पाकिस्तान में कभी भी किसी ने कंपेटिटिवनेस में तो काम ही नहीं किया, और ये सुहेल भाई इस पर बड़ा अच्छा कमेंट दे सकते हैं। तो हमें जो है ये जो टैक्स आर्बिट्राज और प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से हम दुनिया में पीछे जाए जा रहे हैं, हमारे पास ना FDI आती है ना कुछ आती है, तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। तब जाके हमारे मुल्क में प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। अब से आप एक एग्जांपल ले लें, स्टॉक मार्केट में जब कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा, तो जब शरह बढ़ी तो कैपिटल गेन टैक्स जो है, जो हुकूमत जितना टैक्स जमा करती थी उससे वो जो है 25% रह गया। जब कम था कैपिटल गेन टैक्स तो बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में टैक्स कलेक्ट होता था। तो ये इसी तरीके से ब्रोकर, सुहेल भाई खुद ब्रोकर हैं, जब ब्रोकर पे इन्होंने टैक्सेस नाजायज़ लगाए तो ब्रोकर की जो इनकम और आमदनी है वो तकरीबन उड़ गई, कई सालों से उड़ी हुई है। तो ये हाई टैक्सेस भी जो है ना पाकिस्तान के लिए कोई उसने सर्विस नहीं दी। सही। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं, वो ब्रेक पर आने के बाद वो सवाल ले लेंगे हमारे गेस्ट से। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुज़म्मिल असलम और मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ब्रेक पर जाने से पहले आप कोई सवाल करना चाह रहे थे? जी, मैं सुहेल साहब से सवाल करना चाह रहा था जिसका इफेक्टिवली जवाब मुज़म्मिल साहब ऑलरेडी दे चुके हैं, बट सुहेल साहब से भी अगर हो सके। सुहेल साहब, मुज़म्मिल साहब ने कहा कि इस साल उनकी बेट ये है कि रियल स्टेट सेक्टर जो है वो सबसे बेहतर परफॉर्मिंग सेक्टर होगा, और उसी में लोगों की भी बेनिफिट होगा और शायद गवर्नमेंट को भी रेवेन्यूज काफ़ी कलेक्ट होंगे। आपसे सवाल सर एक ऐसे आदमी के तवस्सुक से, हबीब साहब को ले लेते हैं, जिनके पास अगर जेब में 4 पैसे हों और वो इस साल कोई कमाई करना चाहते हों, कोई कहीं पे लगाना चाहते हों, कौन सा सेक्टर है? कोई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई ऐसा एरिया है, कोई सर्विसेज के अंदर है, कोई एग्रीकल्चर में है, रियल स्टेट है? आपके ख्याल में इस साल पाकिस्तान में अगर किसी के पास कुछ चंद पैसे हों और वो कोई काम करना चाहता हो, तो कौन सा सेक्टर आज के बजट के तनाज़े में सबसे मुनासिब हो? अगर आपकी कह रहे हैं कि फ्रॉम स्टॉक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इस बजट की रोशनी में, बजट की रोशनी में नहीं, देखिए बजट तो हमने कहा ना कि एक रूटीन सी एक्सरसाइज है। बजट में ना कोई इंसेंटिव दिया गया है, ना कोई टैक्स लगाए गए हैं। अगर हबीब साहब को इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिलहाल कुछ भी ना करें। जो दुनिया के हालात हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, उसमें कुछ भी ना करना बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और अगर थोड़े बहुत पैसे हैं तो वो संभाल के रखें बैंक में, या वो उसके डॉलर खरीद रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो डॉलर अकाउंट की फैसिलिटी देता है, और एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट या बैंकिंग रेट जो है 6% हो गए हैं, आपको आपका बैंकर शायद डॉलर पे 2 से 3% रिटर्न भी दे दे। तो मेरे ख्याल में तो हबीब साहब, आप अपने पैसों को बचा लें अगले 6 महीने, या आप विनर होंगे। ठीक है, पैसों को बचा लेना चाहिए, ऐसा मोहम्मद सुहेल साहब कह रहे हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, ख़रीदारी और सेल पर जो शनाख्ती कार्ड की हद मुकर्रर की गई थी 50,000 तक की, अब उसे बढ़ा दिया गया है 50,000, तो उस पर तो कोई इम्प्लीमेंट हो नहीं सका। ये 1 लाख वाली शर्त पर हो सकेगा इम्प्लीमेंट? देखें, बात इम्प्लीमेंट की नहीं है, बात डिस्क्लोजर की है। अब ये इम्प्लीमेंट तो हुआ था, अब हुकूमत ने क्या फैसिलिटी दे दी थी कि अगर आप 50,000 रुपये की सेल में शनाख्ती कार्ड जमा कराएंगे
तो हम आप पे जिम्मेदारी नहीं डालेंगे कि वो असली आपको दिए उस आदमी ने या नकली दिया है। तो हुआ ये कि ये प्रैक्टिस फॉलो हो गई, लोगों ने जो कारोबारी हजरात थे वो शनाख्ती कार्ड नंबर, आपको पता है आप पाकिस्तान है, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी ने 1000 2000 वो भी बिकते हैं, तो वो लेकर वो सेलों में जाली नाम डाल रहे हैं। अब वो मुझे पता लगेगा 3 साल बाद के मेरे नाम पे पता नहीं क्या क्या हो गया है, जो आजकल वो जो चाय वाला और ये जो रक्शे वाले के जो अब जाली अकाउंट बने हैं, तो ये मैं फालूदे वाला, तो ये तो मैं प्रैक्टिस की जो है ना खिलाफ हूँ। इसका कोई इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म नहीं है। जिसके नाम पे सेल जमा करा रहा है वो, अब मेरे पास राइट होना चाहिए कि मैं अपने जैसे शनाख्ती कार्ड नंबर डालता हूँ, मुझे पता लग जाता है मेरे नाम पे इतनी मोबाइल सिमें निकली हुई हैं या मेरे नाम पे इतनी गाड़ियाँ हैं, तो इसी तरीके से मुझे पता लगना चाहिए कि मेरे नाम पे कोई जाली सेल तो नहीं डाल रहा ताकि मैं फ्रॉड को पकड़वाऊँ तो सही। तो ये उस वक्त तक करामत नहीं, ये पाकिस्तानी बड़े माहिर हैं भाई इस चीज़ में। ठीक है। अच्छा हबीब साहब, ये जो बात हो रही है रिफॉर्म्स की, ये क्या बजट के थ्रू ही होनी है रिफॉर्म्स? कुछ रिफॉर्म्स तो हैं जो बजट के ज़रिए हो सकती हैं कि फाइनेंस बिल में अगर उनको शामिल कर लिया जाए तो वो कुछ हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक मजमूई तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी करनी है। जैसे अभी मुजम्मिल बात कर रहे थे ना कि मैं अगर मेरे शनाख्ती कार्ड दे के कोई चीज़ ख़रीद लेता है तो मुझे कैसे पता चलेगा। हमें अब पाकिस्तान में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाना होगी। वो इस तरह कि आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो शहजाद अकबर साहब ने जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ केस बनाया है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ, उसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि ये ओपन सोर्स डॉक्यूमेंटेशन है कि इनकी बेगम और बच्चों के नाम जो कुछ भी चीज़ें थी मैंने एक वेबसाइट से ले ली हैं, क्योंकि इंग्लैंड में अब वो ओपन सोर्स है। तो हमें भी अब ये ओपन सोर्सिंग की तरफ जाना होगा। हमें पाकिस्तान में अगर हम बहुत सारे मसाइल का हल चाहते हैं तो हमें ये बताना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसकी कितनी किसके नाम है और वो हर बंदा देख सके। एक तो ये बात हमें करना होगी सो दैट कि फिर हमें शनाख्ती कार्ड के साथ हम उसको लिंक भी कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मेरे शनाख्ती कार्ड की कॉपी आप दे दें और साथ में 1 लाख रुपया कैश दे दें और खरीदारी आप कर लें तो नाम मेरा लग जाए, तो इसका क्या फायदा है? तो बेहतर ये नहीं है कि आप शनाख्ती कार्ड की बजाय बैंक अकाउंट के साथ जोड़ें, मोबाइल फोन के एप्लीकेशंस लेके आए, आप अपने साथ क्रेडिट कार्ड और दूसरी मशीनों के जरिए खरीदारी करें, तो तब तो कोई फायदा हो सकता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, लेकिन उस मामले में भी मुझे ये लगता है कि ये हुकूमत कुछ ज्यादा आगे तेजी से बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। सही। अच्छा साद, मुख्तसर जवाब दीजिएगा, हमें क्लोजिंग की जाने बढ़ना है। आज अपोजिशन ने हुकूमत को ताने दिए, प्ले कार्ड्स लहराते रहे कि जनाब कहाँ हैं वो जो आपने 50 लाख घर बनाना थे। अब नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी देने की तजवीज़ दी गई है, तो ये बजट, ये जो 50 लाख घर हुकूमत ने बनाने, इसका रास्ता भी हमवार कर सकता है? देखिए जी, अल्लाह करे कि हुकूमत अपने वादे पूरे करे। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि हुकूमत अपने वादे पूरे करे। लेकिन ये भी मैं बताता चलूं कि अगर ऑपोजिशन होती है, रबीब साहब इसमें मुझे सपोर्ट करेंगे इस बात को, कि अगर ऑपोजिशन भी आज हुकूमत में होती तो वो भी इसी तरह का बजट दे सकती थी, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आया हुआ है। कोई पीटीआई का क्राइसिस नहीं है, सारी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आया हुआ है। मैं सिर्फ एक जुमला कह सकूं कि हबीब साहब ने जो आखिर में बात की, ये बड़ी जरूरी है। पिछले काफी अरसे से हबीब अकरम साहब ये बार बार टीवी पे कह रहे हैं, और ये बात बड़ी जरूरी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्यों नहीं कर देते ट्रांजैक्शंस को, और उसके अंदर मोबाइल फोन, जिसकी के पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है, उसके थ्रू को पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि एक ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन हो जाए इकोनॉमी की। ये बड़ी जरूरी बात है, और अगर इसको किसी तरीके एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगी, और ये जो फ्रॉड के वाकयात हैं इनसे भी पाकिस्तान की काफी हद तक जान छूट जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।